जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की, राह दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश पड़ी भी। घर घर है बना शिक्षा का देवालय, जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का मान है, सम्मान है, सम्मान है। राष्ट्र का मान बलिदान अभिमान। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है माना, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का मान। ये जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित, ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित, सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। समस्त भारतीय भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अब हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्वाधीनता संग्राम तथा प्रवासी अध्ययन केंद्र यह निश्चय लिया वह 75 विशेष व्याख्यानों का आयोजन करेगा और आप सबको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि आज हम 71वीं पायदान पर खड़े हैं। आज हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार जी उपस्थित हैं, जो शासकीय महाविद्यालय दमन के प्राचार्य हैं। वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2020-2047 के भारत के लिए आधारभूमि विषय पर अपनी बात हम सबके सामने रखेंगे और हम सब उससे लाभान्वित होंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इग्नू के सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के आचार्य आदरणीय प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी से अनुरोध करता हूं, उनका स्वागत एवं मुख्य अतिथि का परिचय के लिए आए। धन्यवाद तिवारी जी। आज इस सेंटर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल एंड डायस्पोरा स्टडीज द्वारा आयोजित 71वीं व्याख्यान माला में मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और विशेष रूप से आज के हमारे जो अतिथि हैं वो हैं डॉक्टर संजय कुमार, जिनको हम सत्यार्थी के नाम से भी जानते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो 35 वर्ष पूर्व हम दोनों ने एक ही साथ अपना टीचिंग प्रोफेशन शुरू किया था और उनका परिचय देने का दायित्व मुझे सौंपा गया है। संजय जी के बारे में जो मैंने सत्यार्थी नाम बताया, वो केवल ऐसे ही नाम नहीं रख दिया गया है। इनके जीवन में मैंने वो शक्ति की बातें देखी हैं और इनका प्रमुख परिचय तो ये है कि एक किसी भी संस्था का जो दायित्व उन्हें दिया जाता है, ये एक विजन देते हैं उस संस्था का पूरी तरह से आगे विकास कैसे हो इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने कई कार्यों से ये सिद्ध भी किया है। विशेष रूप से जब ये दीव के कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल थे, वहाँ एक कॉलेज की स्थापना की इन्होंने और इसके बाद इस कॉलेज के बारे में भी बहुत सारी नई-नई स्कीम शुरू की और इसके अलावा ये कई विश्वविद्यालयों की एकेडमिक काउंसिल के मेंबर रहे हैं। न केवल बाहर के विश्वविद्यालय, इस समय हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं। इससे पहले ये ICSSR के
एक गवर्निंग काउंसिल के मेंबर रहे और एक बहुत बड़ी संस्था भी जो लगभग मृतप्राय हो चुकी थी, उसको जीवंत रूप देने का कार्य उन्होंने किया, जिसका नाम है राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद। उसके मंत्री पद पर यानी सेक्रेटरी पद पर कार्य कर रहे हैं और पहले साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत में सिंडिकेट मेंबर के रूप में रहे और हैदराबाद एक मानव यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी ये एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया। इस प्रकार से कई विश्वविद्यालयों का निरंतर इन्होंने अपने विजन के द्वारा उनकी पॉलिसी निर्माण में सहयोग प्रदान किया है। अब तक जितनी व्याख्यानमाला हुए हैं, उसमें ज़्यादातर अधिकांशतर जो है भारत के रेट्रोस्पेक्ट हिस्टोरिकल के बारे में बात बताते थे। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि यो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर आगामी 2047 में भारत की के लिए आधार भूमि क्या होगी, किस प्रकार से हमारी ये जो करिकुलम फ्रेमवर्क है 2047 के भारत की ओर उन्मुख है और किस तरीके से ये काम करेगा, ये बहुत ही रुचिकर विषय है आज की व्याख्यानमाला का। तो मैं ज़्यादा समय इसमें न लेते हुए मैं संजय जी से आग्रह करूँगा कि वो अपने व्याख्यान का प्रारंभ करें। धन्यवाद। संजय जी। नमस्ते। नारायण प्रसाद जी, आपका आभार परिचय कराने के लिए। मेरी आवाज शायद साफ साफ आ रही होगी वहाँ। हाँ, आ रही है, एकदम साफ आ रही है। आज का जो विषय है वो उस विषय के बारे में प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी ने बताया। अभी 15 अगस्त 2022 आजादी के अमृत महोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम देश ने सफलतापूर्वक संपन्न किया। पूरे देश में उल्लास था। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देशवासियों ने हर नगर हर घर ध्वजवंदन का कार्यक्रम, बहुत उल्लासपूर्वक इस महोत्सव का समापन हुआ और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक नया संकल्प, एक नया ध्येय, एक नया लक्ष्य तय किया कि जो अगले 25 वर्ष हैं, उस 25 वर्ष में हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करें। और इसका नाम अमृत काल, यानी ये जो 25 वर्ष है वो इस देश के लिए अमृत काल हो और हम अग्रिम पंक्ति के देश बने। आप सबको विदित होगा कि जब देश को आजादी मिली उस समय कैसी स्थिति थी, किस प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कठिनाइयों से देश गुजरा, सामरिक आक्रमण हुए, उससे देश गुजरा, बीच में एक बहुत बड़ा अकाल हुआ, राजनीतिक उथल पुथल 1975 के आसपास एक बार लगा कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, लेकिन देश वापस अपनी पटरी पर लोकतंत्र लौट आया। और जो संकल्प और जो सपना हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने देखा था और जिस प्रकार का एक संकल्प पूरे देश के साथ दोहराया था, उसी राह को लेकर हम तो आगे बढ़ते हैं। खूब प्रगति की है। आज भारत का नाम है, मान है, सम्मान है। लेकिन 75 वर्षों के बाद अगर भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि हमको अग्रिम पंक्ति का देश बनना है, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को उस विषय में सोचना है कि क्या कमी है और विकसित राष्ट्र मतलब क्या। तो मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। अनेक लोग विकास की अनेक परिभाषाएं गढ़ेंगे, गढ़ते हैं, लेकिन हम लोग जो कोई एक चीज पकड़ करके रखते हैं वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर भारत की रैंकिंग क्या है। और उस रैंकिंग में जो अभी 2022 की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट में भारत का स्थान 132वां है। कुल 191 कंट्रीज में अपने देश का स्थान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर 132 है। यानी
विश्व की जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक शब्द है, उसमें ह्यूमन भी है, मनुष्य भी है, विकास भी है, और जब इंडेक्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रैंकिंग। तो 132 में पादान से पहले 20 में अगर हम पहुंच पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे इस 25 वर्ष की का जो साधना रहेगी, जो संकल्प किया है, उसमें हमें अपेक्षित सफलता मिली, यानी लगभग 100 रैंकिंग की छलांग। अब यह इतना आसान नहीं है। जो लोग अर्थशास्त्र के विद्यार्थी यहाँ रहे हैं, या जो लोग खुद नारायण प्रसाद जी, प्रोफेसर नारायण प्रसाद अर्थशास्त्र के अच्छे अध्येता रहे हैं, तो ध्यान में होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 बातों का समावेश है। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पर अलग अलग विषयों के लोग हैं। पहला है स्वास्थ्य, जिसको मापने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय आयुष्य की संभावना एक बच्चे की कैसी होती है, उसका आकलन करके और उसको इंडेक्स में शामिल किया है, इस सूचकांक में शामिल किया। दूसरा है इसका महत्व तत्व, वह है शिक्षा। एवरेज नंबर ऑफ स्कूलिंग्स, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स इन स्कूल्स। हमारे लोग, हम भारतीय लोग औसतन कितना समय स्कूल में बिताते हैं, कितने वर्ष स्कूल में बिताते हैं। स्कूल का मतलब कॉलेज, विश्वविद्यालय सभी से, सिंपल रखने के लिए एक नॉमेनक्लेचर का। और तीसरा जो इसका इंग्रेडिएंट है, तीसरा जो एस्पेक्ट है, वो है आर्थिक स्थिति, पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। यानी अगर हमको 100 रैंक की छलांग लेनी है, हमारे पास 25 साल का समय है, और वो संकल्प प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे देश का संकल्प होना चाहिए, तो उसमें शिक्षा का 1/3 हिस्सा जो है, मैंने बताया, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति, उसमें शिक्षा का महत्व काफी बढ़ जाता है। अब हमारी जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, और मैं कुलगीत सुन रहा था, संयोग से मेरा एक परिचय रह गया इसमें, मैं उनका विद्यार्थी भी रहा हूँ, इस नाते आप सब लोग हमारे शिक्षक भी रहे हुए, कि जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की उसके आप सब लोग शिक्षक हैं। जन जन का विश्वविद्यालय कुलगीत बहुत अच्छा है, और सचमुच इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इसकी जरूर चर्चा हो, ये अपने मन में बात थी। तो जब मुझे आदेश हुआ कि एक ऐसा सत्र, चर्चा सत्र रखेंगे, तो कई विषयों में ये लगा कि मेरे पसंद के कई विषय हो सकते हैं, लेकिन आज जो जरूरत है और इस मंच पर सबसे उपयुक्त विषय यही रहे। एक बार मेरे मन में यह भी बात आई कि ये सब लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, उच्च स्तर के शोध कार्य में रत हैं, उनके साथ स्कूली शिक्षा के बारे में बात करने का महत्व, औचित्य क्या है। लेकिन फिर मुझे लगा कि जन जन के विश्वविद्यालय, यानी इस जनमंच पर अगर इसकी चर्चा नहीं होगी, तो जो संकल्प लिया है और जिस प्रकार की व्यवस्था होनी है, वह एक अकेले सरकार के बूते की चीज नहीं, और इसलिए हम सब लोगों को इसमें प्रयत्न करना होगा। अब अगर हम देखें तो जो 2022-30 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के सामने रखी गई, एक बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत लंबे चौड़े, लंबे समय तक चर्चा और काफी वाइडर उसके बारे में डिस्कशन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, हम एक तरह से कह सकते हैं कि अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना थी। अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पार्टिसिपेशन और सहभागिता के बाद, कंसिडरेशन के बाद, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, शिक्षा मंत्रालय में हमने देखा कि जो सजेशंस आते थे उनके लिए अलग अलग डिफरेंट सब ग्रुप्स बने, और उन सब ग्रुप्स में जो सजेशंस थे उनकी चर्चा होकर के, और फिर उनके आधार पर मंथन और इस एनईपी की रचना हुई, देश को के सामने रखा। उसी एनईपी में
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हर एक स्तर पर स्कूली शिक्षण और बाद में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय इन सब के लिए करिकुलम में कुछ बदलाव हो, एक फ्रेमवर्क दिया जाए, जिस फ्रेमवर्क में भारत की विविधताओं का भी ख्याल रखा जाए, विभिन्न वर्गों के एस्पिरेशंस का ख्याल रखा जाए, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का ख्याल रखा जाए और उसके बाद सब मिलकर के एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़े जिसमें शिक्षा हमारे देश में एक आंदोलन के रूप में परिणित हो और हम सब लोग आगे। इसकी पहली कड़ी अभी 2022 में शुरू हुई। 2022 में कुछ एक सप्ताह पहले लगभग 20 तारीख, अगर तिथि याद हो तो 20 तारीख को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो पहला पत्र है फाउंडेशन स्टेज का, वह फाउंडेशन स्टेज का लगभग 300 पेज का दस्तावेज हमारे सामने है। इसकी मुख्य बातें 3-4 चीजें इसमें गौर करनी। सबसे पहली जो सबसे प्रमुख चीज है वह है कि इसका जो पेडागोजिकल अप्रोच जो है वो प्ले बेस्ड है। उससे पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में हल्का सा बताता हूँ कि स्कूली शिक्षा को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, 5-3-3-4। पहली बार प्री स्कूल, क्योंकि इसके पहले तक सरकार और समाज औपचारिक रूप से शिक्षण का जो वर्ष रहता था वो 5 वर्ष की आयु पूरा करने वाला शिशु या बालक औपचारिक शिक्षा के साथ जुड़ता था। लेकिन बाद में विशेषज्ञों की मान्यता रही और बाकी दुनिया का भी एक्सपीरियंस रहा कि कई बार कुछ बच्चे जो शिक्षा के साथ नहीं जुड़ पाते या जिनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो जो 2 साल औपचारिक शिक्षण से नहीं जुड़ पाते हैं उसके कारण वो पिछड़ जाते हैं और बाद में कॉलेज स्तर पर या हायर सेकेंडरी लेवल पर ड्रॉप आउट का रेट बढ़ता है, क्योंकि जो चीजें क्लास में चर्चा होती है उनकी समझ में बात नहीं आती है, टीचर के पास दबाव रहता है, जो अपनी व्यवस्था है परीक्षा की और बाकी कारणों से उन पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, वो धीरे से या तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या उनको बहुत कठिनाई होती है। तो उन बच्चों को भी लगभग 3 वर्ष पूरा करने के 3 वर्ष तक बच्चा अपने पारिवारिक सामाजिक परिवेश में रहे, वहां जो कुछ सीख सकता है, अब उसमें रातों रात परिवर्तन करना कठिन है, लेकिन 3 वर्ष के बाद उस बच्चे के शिक्षण का, उस बच्चे के संस्कार का दायित्व समाज ले। समाज का मतलब सरकार। तो जो ये 5 वर्ष है, उस 5 वर्ष में पहले जो 3 साल है प्री प्राइमरी स्कूलिंग जिसको हम लोग कहते थे, पहले भी वो स्कूल चलते आंगनबाड़ी के रूप में चलता था, लेकिन वहां पर केवल ध्यान दिया जाता था उनको पौष्टिक आहार मिले और थोड़ी साफ सफाई स्वच्छता के बारे में सीखें। संसाधनों की कमी के कारण चीजें शायद उतनी भी वहां पर पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन उन 3 वर्षों को और औपचारिक शिक्षा के पहले 2 वर्ष, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, ऐसे 5 वर्ष को एक खंड में रख करके उसकी पूरी चिंता ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है फाउंडेशन स्टेज का, उसमें उसकी पूरी चर्चा की गई है। मान्यता यह है कि बच्चा जो लगभग आयु हो जाती है लगभग 8 साल। तो बच्चा जो 8 साल में लगभग सीखता है उसमें उसके जो मस्तिष्क का विकास है, मैं यहाँ केवल जो बातें पब्लिक डोमेन में है उनको दोहरा रहा हूँ। आप में से कई लोग इग्नो के साथ जुड़े हुए होंगे, जो वैज्ञानिक होंगे और इसमें हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि लगभग उसका जो बौद्धिक विकास है उसका 85% वो लगभग 8 वर्षों में कर लेता है और उसके बाद एक रेखीय उसका विस्तार होता है, विकास होता है और जिसके लिए आगे स्ट्रक्चर तैयार। ये जो फाउंडेशन जो नेशनल करिकुलम अभी आया है वह फाउंडेशन स्टेज के लिए पहले 5 वर्ष। तो पहली चीज तो उसमें प्ले बेस्ड पेडागोजिकल अप्रोच की परिकल्पना की, खेल में स्टोरी सुना करके विविध प्रकार के उसके साथ गतिविधियां करके
दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण अप्रोच है वह है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ है। विविध प्रकार की भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। हर समाज में लगभग प्रांत स्तर पर अगर हम लेते हैं, हर एक समाज के अपने रहन सहन के तरीके हैं, उनकी अपनी एक भाषा विकसित हुई है, उनका एक अपना साहित्य विकसित हुआ है और उसी परिवेश में कंटेंट का फ्रेमवर्क चाहे एक रहे, जिसमें भारत भाव लगातार बना हुआ रहे, फिर भी उसका जो भाषा है, उसकी जो भाषा है वो मातृभाषा में उसका शिक्षण हो, इस पर बहुत जोर दिया गया है। मातृभाषा में शिक्षण हो और इसके साथ मातृभाषा में शिक्षण के साथ जो कंटेंट है उसके स्थानीय कलेवर में उसके सामने रखा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें रखी गई है वह यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग इतनी दूरी पर हो बच्चे के पास कि बच्चा अपने दादाजी अथवा माँ की उंगली पकड़ करके और वहां तक पहुंच सके। यानी अभी जो हम लोग देख रहे हैं शहरों में तो खास करके, और अब लगभग ये सिलसिला गांव में भी शुरू हो गया है कि बच्चे एक छोटे छोटे पिकअप वैन में ठूस दिए जाते हैं और वहाँ उनके बस्ते बहुत बड़े रहते हैं और उन बस्तों में भर करके वहां जाते हैं। तो स्कूल उनको प्रिय नहीं है। अगर हम बच्चों को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जब वो 1-1:30 बजे छूट करके आते हैं तो उस समय बच्चा सबसे ज्यादा थका हुआ होने के बाद भी सबसे ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि एक जेल से छूट करके हम अपने फिर से वापस अपने परिवेश में आए, वहां एक खुशनुमा माहौल हो, अच्छा माहौल हो, इसकी परिकल्पना भी उसमें की गई। और इन सब के लिए जरूरत है अच्छे टीचर्स की, क्योंकि लगभग अगर एक पूरे देश में अगर हम बाल वाटिका के बारे में सोचें, उसकी संख्या लाखों में जाती है और हर एक बाल वाटिका के स्तर पर अगर हम शिक्षकों की संख्या लें और उनके प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या लें तो कई लाख में जाती है। अभी अपने पास नहीं है तो एक बार कहने के लिए हो सकता है कि भोजन उपलब्ध करा सकते हैं, खिलौने उपलब्ध करा सकते हैं, किताबें या फ्रेमवर्क तैयार करके दे सकते हैं, लेकिन शिक्षकों की ट्रेनिंग, प्रशिक्षित शिक्षक वहां तक पहुंचे, इसकी चिंता पूरे समाज को करनी होगी और खास करके इग्नो जैसे संस्थान पर उसकी काफी जिम्मेवारी आएगी, आ सकती है, क्योंकि इग्नो का विस्तार पूरे देश में है। यहाँ पर बीएड का कोर्स भी चलता है। उस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण दायित्व हम लेना है। एक और जो बात यहाँ पर काफी महत्व की बात है कि भारत की जो समस्या है उस समस्या में केवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैंने बताया तो बहुत संक्षेप में मैंने एक छलांग लगा दी कि ये 3 चीजों पर शिक्षा पर ध्यान देना। लेकिन आज अगर हम लोग गरीबों की संख्या देखें, निरक्षरों की संख्या देखें तो भारत में सबसे अधिक है और संसाधनों की बहुत कमी है, क्योंकि लगभग 200-250 साल ब्रिटिश गुलामी के कारण जो अपने संसाधन थे वो चुक गए, निचोड़ दिए गए और अपने संस्थानों को हम खड़ा नहीं कर। तो ये चुनौतियां तो हमारे सामने हैं, इनके अलावा भी और कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं। हम बहुत तेजी से अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को भूल रहे हैं, अपने रहन सहन को भूल रहे हैं, जो लगभग आज के दिन में जो लगभग 10,000 11,000 वर्षों का जो ज्ञात इतिहास है, सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस जो कंटिन्यूटी रही है, उससे उसके जो कुछ भी हमारा विजडम या जो कुछ उसका नॉलेज था, उस नॉलेज से हमारा पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो। उसके बारे में न हम जानते हैं न हम अपने बच्चों को जानते हैं, जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हम। और तो और मानो कि ये जो संकट है, जियोपॉलिटिकल संकट जो देख रहे हैं और अपने देश में देख रहे हैं, वह शायद पर्याप्त न हो, तो जो टेक्नोलॉजी का एक नया बड़ा संकट आ रहा है, उस संकट के कारण नए प्रकार की चुनौतियां जिनके बारे में हम शायद तो ध्यान में भी अभी नहीं आ रहा हो, जिसके कई अनइंटेंडेड कंसेक्वेंस
जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज के रूप में देख रहे हैं, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रभाव है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से ओवरऑल यानी मशीन लर्निंग अपने आप धीरे धीरे कैसे उसमें अगर खुद से उसने लर्न करना शुरू किया और उसका हमारे जीवन पर कंट्रोल पड़ने लगा, तो पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। एक और जो खतरा है वह है कि जो पश्चिम का यूनिवर्सलिज्म है, उस यूनिवर्सलिज्म से हम इतने कन्विंस्ड हैं कि सोशल साइंस हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो, साइंस में तो है ही, कि हमको एक एब्स्ट्रैक्ट भाव में तो कंटेक्स्ट से रहित समाजशास्त्र, कंटेक्स्ट से रहित समाज सिद्धांत जो संदर्भ से कटा हुआ है, समय और काल से कटा हुआ है, कहीं और विकसित हुआ है, वो हम अपने आप पर थोप जाने अनजाने में थोप रहे हैं, या हम जाने अनजाने में उसको फॉलो कर रहे हैं, उससे अलग जाने की कोशिश नहीं। वह कोशिश हमको कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर करनी है, लेकिन जो फाउंडेशन स्टेज है, अगर वहां हम बच्चों को ठीक से पढ़ा पाते हैं, ठीक से समझा पाते हैं और उनका पूरा मानसिक विकास कर पाते हैं, और आने वाले दिनों में एनईपी के तहत अगर हम चीजों को और विस्तार देते हैं, व्यवस्थित विस्तार देते हैं, तो जो आज हम उन पर ध्यान देंगे, वही हमारे 25 साल अमृत काल पूरा होने पर जो अग्रिम सैनिक, अग्रिम पंक्ति के सेनानी बनने वाले हैं, अग्रिम विकसित भारत के सच्चे सिपाही बनने वाले हैं, वो आज 3 से 8 वर्ष के आयु। और इसलिए हमारा जो दायित्व है, चाहे हम किसी प्रोफेशन में हो, किसी एज ग्रुप में हो, किसी भी पद पर बैठे हुए हो, हमारा यह दायित्व है कि जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके विस्तार में बहुत नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी शायद जरूरत भी नहीं है। आप सब में से कई लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, और समय का भी एक की मर्यादा रहती है, बल्कि मैं अपने को उसका अधिकारी भी नहीं मानता हूँ कि उस पर मेरी बहुत अच्छी बैठ है। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक सामाजिक समाज बोध के साथ चलने वाले नागरिक के नाते मुझे लगा कि यह विषय महत्व का है, और इसीलिए मैं उसकी चर्चा कर। तो हम जहां भी हैं, जिस पंचायत से जुड़े हैं, जिस ब्लॉक से जुड़े हैं, जिस शहर से जुड़े हैं, जिस समुदाय से जुड़े, वहां पर जिस प्रकार की रूपरेखा के साथ यह जो करिकुलम फ्रेमवर्क जारी हुआ है और इसके तहत बाल बाटिकाओं की कल्पना की गई है, वो बाल बाटिकाएं वहां चल रही हैं कि नहीं, वहां स्थापित हुई हैं कि नहीं, यह दायित्व हम सबका है। अगली पीढ़ी के लिए अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, जिस व्यवस्था में है शायद हमारे लिए संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन कम से कम अगर इस प्रकार का दायित्व बोध हम पर आता है, इस प्रकार का की सोच हमारी बनती है कि हम जहाँ हैं वहां की बाल बाटिका अच्छे प्रकार से चले, जिस प्रकार का कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया है उसके तहत वहां पर शिक्षण का कार्यक्रम, शिक्षण की व्यवस्था वहां स्थापित। पहली जो दिक्कत आएगी, साधनों की दिक्कत है ही, अभी भी भारत साधनों से जूझ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से बाकी जगहों पर काम शुरू हुआ है, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है, और पूरे देश का अगर संकल्प रहा कि शिक्षा का व्यय हमको बढ़ाना है, तो सरकार और समाज में इतनी व्यवस्था है कि धीरे धीरे केवल एक बार समाज का मन मोड़ने की जरूरत है। यानी मेरी अपेक्षा यह है कि हम सब लोग यहाँ पर ओपिनियन लीडर के रूप में काम, उसके तहत अगर हम इस बाल बाटिका की व्यवस्था अपने इर्द, अपने आसपास के परिवेश में ठीक से करा पाते हैं, तो निश्चित रूप से जो संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने लिया है, इस अमृत काल में जिस प्रकार का संकल्प हम लोगों ने लिया है, वो संकल्प पूरा हो। चुनौतियां छोटी नहीं है,
भारत को अग्रिम पंक्ति में आना यह भारत के लिए तो आवश्यक है ही, शायद विश्व के लिए भी। मानवता जिस प्रकार के चौराहे पर खड़ी है, उसमें टेक्नोलॉजी और मनुष्य के बीच में जो सरोकार तय हुआ है, अब धीरे धीरे हम सब लोग महसूस कर रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी, हम कॉन्शियस लोग हैं, हम जागृत लोग हैं, इसके बावजूद टेक्नोलॉजी हमारे जीवन पर धीरे धीरे हावी हो रही है। टेक्नोलॉजी का हावी होने का अर्थ क्या है कि जो 3 तत्व है, तमस, रजस और सत्व गुण, 3 गुण, उसमें तमस गुण का विस्तार हो रहा है। ये तीनों गुण मनुष्य में, समाज में होते हैं। तमस, आप में से जो लोग भारतीय साहित्य को, जिनका थोड़ा बहुत जानकारी होगी, उनको इसके बारे में पता होगा कि तमस के लिए बाकी चीजों को छोड़ दिए तो जो इनएक्टिविटी कहते हैं, मेंटल इनर्शिया कहते हैं, फिजिकल इनर्शिया कहते हैं, उसको हम तमस कहते हैं। रजस के लिए हम एक्टिवनेस को, एक्टिविटी को हम रजस कह सकते हैं। और सत्व जो है, इन तीनों का बैलेंस। हर मनुष्य में, हर समुदाय में, हर समाज में यह तीनों गुण रहते हैं। जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है, तो उस समाज का संतुलन बिगड़ने के कारण या उस व्यक्ति का संतुलन बिगड़ने के कारण फिर जो बाकी परेशानियां आती हैं उसके जीवन, परेशानियां बढ़ जाती हैं। जब मैं यहाँ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कई चीजें सामने जो दिख रही हैं, वो उसमें से कुछ चीजें तो हम लोगों ने महसूस की हैं। जैसे आज ट्रैवल एजेंट की जरूरत लगभग धीरे धीरे समाप्त हो। बैंकों के साथ आम नागरिकों का इंटरफेस लगभग बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। यानी हम लोगों ने जब 30 वर्ष पहले नौकरी ज्वाइन की होगी, इसमें से बहुत सारे लोग सीनियर लोग होंगे, तो हमको जो चेक मिलता था, उस चेक को बुलाने के लिए हम बैंक में जमा करने जाते थे और भीड़, पूरा मामला ऑटोमेटिक हमारे सैलरी जो है हमारे खाते में आता है, एटीएम से हम निकालते हैं। और अब तो जो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम बना है, उसमें एटीएम ले जाने की जरूरत। ये टेक्नोलॉजी का प्लस पक्ष है, पॉजिटिव एस्पेक्ट। लेकिन इसी प्रकार से बहुत सारी जगहों पर जो टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ है, उसमें धीरे धीरे हम निष्क्रिय हो रहे हैं। पहले हम सामान खरीदने के लिए बाजार जाया करते थे, वहां हम बाजार में चीजों को देखते थे, परखते थे, 3-4 लोगों के साथ बात करते थे कई बार। अब जो है, हम जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां से हम चीजों को खरीद रहे हैं। उसके कारण कुछ नए प्रकार के रोजगार का सृजन हुआ और कुछ पुराने प्रकार के जो रिटेल सेलर्स हैं, वो धीरे धीरे मार्केट से हट रहे हैं। अभी ड्राइवरलेस कार की बात आ रही है, आने वाले दिनों में वो 5 साल 7 साल में बड़े शहरों में या कुछ जो विकसित पॉकेट्स हैं, वहां पर वो चीजें लागू होने वाली हैं। और तो और आपका कुलगीत बज रहा था और जन जन का विश्वविद्यालय सब में सुन रहा था, तो उसमें जो सबसे बड़ी आपकी जो सामर्थ्य है, जो बाकी जगहों के लिए कमजोरी है, वह है टेक्नोलॉजी। दूर शिक्षण का एक बड़ा केंद्र होने के कारण आपकी पहुंच इतनी अच्छी है, आपके यहाँ जो पाठ्य पुस्तकें तैयार होती, निर्मित होती, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि बाकी लोगों के लिए धीरे धीरे वहां से मार्केट रिप्लेस हो रहा है। और आने वाले दिनों में शायद मनुष्य की जगह डिजिटल टीचर, जो हम अभी उसको प्रमोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास साधनों की कमी है, लेकिन कल हो करके वहां पर एक शिक्षकों के स्तर पर एक बड़ी बेरोजगारी या रोजगार शिफ्ट का, ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जहां पर व्यक्ति के हाथ से रोजगार निकल करके, काम निकल करके मशीन के हाथ में काम आ जाए। तो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? तो व्यक्ति की सुविधाएं बढ़ेंगी,
लेकिन उनकी निष्क्रियता भी बढ़ेगी, यानी तमस गुण का प्रभाव बढ़ेगा समाज पर। और दूसरी तरफ जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, जो बड़ा ई कॉमर्स साइट चला रहे हैं, जिन्होंने बड़ा सर्च इंजन बना करके रखा है, वहां की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। तो रजस और तमस का जो असंतुलन पैदा होगा, उसके कारण समाज की समरसता टूटेगी, जिसके बारे में आज कुछ प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन है। अनइंटेंडेड, जिसके लिए टर्म है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का संतुलन होगा, वह कहना कठिन है। और इसलिए भी भारतीय पद्धति से पढ़ाई हो, भारत भाव जागे, जो 10,000 साल या 11,000 वर्षों का जो अपना सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को हम डिस्कनेक्ट नहीं हो, हम भारतीय डिस्कनेक्ट नहीं, ये हम भारतीयों के लिए बहुत आवश्यक है। और उसके बारे में जान करके, समझ करके, अगर हम विश्व के साथ बांट सके उस सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस को, क्योंकि ये कंटिन्यूटी अब बहुत कम जगह बची है। साम्राज्यवाद ने लगभग सभी जगहों के सभ्यतागत एक्सपीरियंसेस को या तो खत्म कर दिया है या उनको बहुत हद तक सप्रेस कर दिया है। तो उनके पास पीछे के जो सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस है उनको शेयर करने का एक माध्यम नहीं है। हमारे यहाँ वो डिसरप्शन हुआ है, लेकिन हमारा समाज पूरी तरह से डिसरप्ट नहीं हो पाया। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की तुलना में हम कहीं न कहीं साम्राज्यवाद के उतने बड़े शिकार नहीं हुए। इसलिए विश्व की दृष्टि से भी भारत का आगे आना बहुत आवश्यक है। भारत की दृष्टि से तो है ही, हमारी जो अपनी चिंताएं हैं, हमारे जो अपने संकट है, हमारी जो अपनी तकलीफें हैं, को दूर करने के लिए हमको तो आगे बढ़ना है ही है। तो जो आज का मानदंड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, उसमें तो हमको छलांग लगानी है, वो भारत के लिए जरूरी है, यहाँ के नागरिकों के लिए आवश्यक है कि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनके जो जीवन की गुणवत्ता है, उसमें सुधार हो, नागरिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यानी हमको अच्छी शिक्षा मिले, हमको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, यह तो हमारी चिंता है ही। लेकिन हमारी चिंता इससे आगे भी होनी है और रखनी चाहिए, क्योंकि जो सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस कंटिन्यूटी के कारण हमारे पास है, बाकियों के पास थी लेकिन खत्म हो गई। एकमात्र उदाहरण चीन का है, और इसीलिए आज जो ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है, उस वर्ल्ड ऑर्डर में अगर थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव सजेस्ट कर पा रहा है, चीन कर पा रहा है, और छोटे मोटे 2-4 देश होंगे जिन्होंने इसको प्रिजर्व किया होगा, लेकिन मोटे तौर पे तथाकथित यूनिवर्सल ने पूरे विश्व में जो विविध प्रकार के एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे, सांस्कृतिक अनुभव थे, को लगभग मिटा दिया या पूरी तरह सप्रेस कर दिया। हम सबकी भी गति और नियति लगभग वैसी ही है, अगर हम चाहते नहीं। इसलिए जो ये नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, और ये जो अभी कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज का है, लगभग 300 पेज का जब दस्तावेज मैं देख रहा था, तो उसका फॉरवर्ड किसने लिखा है? कस्तूरी रंगन जी, जनरल स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन अभी भी कस्तूरी रंगन, भारत का एक अच्छा वैज्ञानिक, लगभग उनकी उम्र 82 साल की हो गई है। उस उम्र के व्यक्ति को इसके साथ जोड़ करके, इसके साथ जुड़े रहने का महत्व यह है कि उनकी चिंता है पूरे देश की, कि पूरा देश इसकी गंभीरता को समझे, और इसलिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की एक एक बात हम सबके लिए बड़े महत्व की है। उन्होंने जो अपने फॉरवर्ड में लिखा है कि लगभग 1.5 लाख टीचर्स को इस पूरे काम में एंगेज किया गया है, उनके सजेशंस लिए लगभग 4,000 एक्सपर्ट्स ने इसकी चिंता की, और बाद में उसके फिल्ट्रेशन के बाद ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क
के तहत जो फाउंडेशन स्टेज का फ्रेमवर्क है वो तैयार हो, यानी देश के पास जो कुछ भी अभी आज के दिन में जो एक कलेक्टिव विजडम था, उस विजडम में मिलकर के तैयार हुआ। फिर भी अभी बहुत सारे लोग छूट गए होंगे जो इसमें कुछ कहना चाहते हो, कुछ जुड़ना चाहते हो, कुछ जोड़ सकते हैं, इस फ्रेमवर्क पे कल होकर के कुछ रिवाइज कर सकते हैं। इसका जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस इम्प्लीमेंटेशन को नजदीक से देखने के बाद चिंता हो सकती है तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब ये चिंता हम सब की हो, उच्च शिक्षण से जुड़े हुए हम सब शिक्षकों की चिंता हो कि नीचे स्कूली लेवल पर क्या हो रहा है। अब तक जो हमारा अप्रोच था, जब भी किसी शिक्षक से आप बात करेंगे कि भाई जो इनपुट हमारे यहाँ आ रहा है उस इनपुट को हम पढ़ा करके आगे भेज रहे हैं, अब उसमें जो जैसा है उतना ही हम कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, उस कंपार्टमेंटलाइजेशन के कारण जितनी बड़ी परेशानी है, जितना बड़ा काम है, जितना बड़ा संकट है, उस संकट से हम कहीं ना कहीं मुंह मोड़, इसलिए हमको चिंता अब पूरे प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका से लेकर के और रिसर्च तक, अभी उसके बारे में और चर्चा होनी है। रिसर्च के बारे में जो फ्रेमवर्क आना है, अंडर ग्रेजुएट का फ्रेमवर्क आना है, उसमें भी चर्चा हो रही, धीरे धीरे आया गया है। उसमें से आप में से कई लोग उसके साथ जुड़े भी होंगे उसकी टीम के साथ। लेकिन हम सबकी चिंता विद्यालय स्तर पर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है और कैसा चलना चाहिए, इसकी चिंता हमको करनी है, और उसी आग्रह के साथ मैंने इस विषय को रखा। मैं इस बात को मानता हूं कि मैं इस विषय पर बोलने का अधिकारी नहीं था, हूं भी नहीं। इसके साथ अभी जो अनुराग बेरी ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है, वो इसके स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर भी रहे। अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के वो सीईओ हैं, उस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए। कस्तूरी रंगन का मैंने नाम लिया है, और भी कई बड़े बड़े लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। उनमें से कभी कोई व्यक्ति आएगा तो इसके बारे में और जो इसकी बारीकी है, इसके जो फाइनल इश्यूज है उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन अपना जो मुख्य कंसर्न था कि हमारे जैसे शिक्षक, जो मैं मानता हूँ कि हम आज जिन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ लगभग समवयस्क है, नारायण प्रसाद जी ने परिचय में बताया था, तो लगभग 20 वर्षों से साथ रहे हैं, और इस अवसर का ये जो अवसर मुझे मिला, उस अवसर के बारे उस अवसर का एक मात्र इस निमंत्रण को स्वीकार करने का कारण था कि एक ऐसे समुदाय के साथ चर्चा करूं जिस समुदाय को इसका बोध हो, स्कूली शिक्षा में हमारा ही दायित्व है। आज स्कूल के शिक्षकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अज्ञान कारणों से, और इसलिए उनके साथ जुड़ना, बच्चों के भविष्य की चिंता करना, यह करेंगे तभी जो अमृत काल के लिए जो हमने संकल्प तय किया है इस देश ने, वह पूरा हो पाए। आगे चुनौतियां बहुत हैं, कुछ चुनौतियां सामने दिख रही हैं, कुछ समस्याएं ऐसे दिख रही हैं कि जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन है मैग्नीट्यूड में बड़ी है, लेकिन असंभव नहीं है। और जो अनइंटेंडेड चीजें हैं, जो अभी अनसर्टेन है, उनको कैसे डील करना है, उसके लिए भारत को तैयार करना है, भारत के नागरिकों को तैयार करना है, भारत के बच्चों को तैयार करना है, और इस दायित्व बोध को हम सब लोग उठे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी विनती के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ पर विस्तार से अपनी बात रखी, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुत गहराई से भी सबको समझाया, और साथ ही साथ 2047 में एक देश के रूप में हम कहाँ खड़े होंगे और यह एक देश के रूप में हमारे सशक्तिकरण में किस तरह से महत्वपूर्ण है, इस पर भी अपनी बात रखी। इस अत्यंत ही विद्वतापूर्ण वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के समाहार के लिए माननीय समकुलपति और निदेशक स्वाधीनता संग्राम तथा प्रवासी अध्ययन केंद्र आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी से विनम्र अनुरोध करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर सुशील तिवारी जी। हमारे आज के मुख्य वक्ता और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार, हमारे साथी प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी, निदेशक विद्यापीठ
क्षेत्रीय केंद्र और विभिन्न चैनलों पर सुन रहे हमारे विद्यार्थी और श्रोतागण, आज हम, जैसा कि डॉक्टर सुशील तिवारी जी ने बताया था, कि अपनी व्याख्यान श्रृंखला के 71वें पायदान पर हैं और मंजिल बड़ी थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि जिससे मैंने कहा कि इस व्याख्यान श्रृंखला से आपको जुड़ना है, किसी ने मना नहीं किया। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार ने भी सहर्ष हमारे न्योते को स्वीकार किया। डॉक्टर संजय कुमार एक बड़े ही साहसी कार्यकर्ता रहे। जिस समय केवल एक विचारधारा का बोलबाला था पूरे शैक्षिक समाज में, और उससे हटकर अगर कोई समानांतर विचारधारा सामने रखता था तो उसे पिछड़ा हुआ, दकियानूस और त्याज्य व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। उस समय डॉक्टर संजय कुमार ने जेएनयू में संघर्ष किया, अपने देश के लिए, अपनी भाषा के लिए, विचारधारा के लिए, और लगातार अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक सशक्त कार्यकर्ता उन्होंने काम किया। मैं बराबर इनको देखता था, मैं जानता था कि मुझ में वो क्षमता नहीं है, वो साहस नहीं है। तो मैं आज ये जो कुछ उन्होंने आज कहा, वह केवल उनकी समझ, उनकी पढ़ाई लिखाई या उनकी विद्वता का ही परिचायक नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़े होने का भी परिचायक है। सब लोग इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अध्यापक, विद्यार्थी और जो भी इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर संजय कुमार ने, समाज का मन मोड़ना ये सबसे कठिन काम, इतना कठिन काम, क्योंकि ये जो समाज का मन बना दिया गया, वो पत्थर की लकीर के समान बना दिया गया। और ठीक ही कहा उन्होंने, ये एक दो दिन में तो हुआ नहीं, 250-300 सालों में एक पूरे भारतीय मन को समाप्त कर दिया। और जिस भारत भाव की वो बात कर रहे थे, उस भारत भाव के बारे में बात करना भी पाप समझा जाता था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले। धीरे धीरे वातावरण, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है शिक्षकों को, और शिक्षकों में भी, अध्यापकों में भी, क्योंकि पढ़ाई वैसी ही हुई। अध्यापकों और शिक्षकों के मन में भी एक अवरोध है। हमें मिल बैठकर बिना किसी भेदभाव ये सोचना हो, और लोग सोच रहे हैं, और उस दिशा की ओर लोग उन्मुख हो रहे हैं कि बच्चों के मन में, विद्यार्थियों के मन में और पूरे समाज के मन में
ये भारत भाव कैसे अंकुरित किया जाए, क्योंकि अभी अंकुरित करना है, अभी बीज बोना है। और जिस नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क की बात डॉक्टर साहब ने की, वो इसी कारण है, उसका उद्देश्य यही, मातृभाषा, अपनी संस्कृति। देखिए, ये कहना जितना सहज लगता है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर लेने अच्छा बच्चा सीखता है, सैद्धांतिक रूप में बहुत बढ़िया है, हम सब उसके समर्थक हैं, उसके पक्ष में। लेकिन ये जो मन में जो कुंठा बैठी हुई है कि अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे, मराठी में पढ़ेंगे, भोजपुरी मगही तो जाने दीजिए, हिंदी में पढ़ेंगे, मराठी में पढ़ेंगे और बांग्ला में पढ़ेंगे, तो हम उन लोगों से पिछड़ जाएंगे जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, चाहे वो कितनी भी बेकार अंग्रेजी क्यों ना। ये प्रमाण है कि आज भी लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन हमें ये भ्रम है कि हमें अंग्रेजी आती। ये जो भ्रम का माहौल है, मैं जब से शासन में आया हूं, फाइल मेरे पास आती, हिंदी में कोई नहीं लिखता, सब अंग्रेजी में लिखते हैं, और ऐसी अंग्रेजी में लिखते हैं कि मन करता है कि फाइल से ही माथा, इतनी खराब अंग्रेजी। क्या है ये? क्यों एक ऐसी भाषा के पीछे पड़े हुए हैं जो हमको आती ही नहीं? तो यही जो डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि वस्तुतः ये सब मन का खेल। दूसरी बात जिसके बारे में हमें और संघर्ष करना होगा, और आदरणीय अमित शाह जी ने बराबर इस बात में कहा है, प्रधानमंत्री जी तो कहते रहते हैं, करते भी रहते हैं। अमित शाह जी के साथ एक बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा शब्दकोश बनाना है जिसमें सभी भारतीय भाषाएं हों, ताकि हम मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, सब जगहों पर हम अपनी भाषा में काम कर सकें। क्योंकि मालूम हो कि वही देश उन्नति करता है, वही देश आविष्कार करता है, वही देश दूसरों का मार्ग प्रशस्त करता है जो अपनी भाषा में काम करता है। हमने अपनी भाषा में काम करना छोड़ दिया और हम पश्चिम के पिछलग्गू। जब तक हम अपनी भाषा में काम करते थे, पश्चिम हमारा पिछलग्गू था। लेकिन जैसे ही हमने अपनी भाषा छोड़कर दूसरों की भाषा में काम करना शुरू किया, हम गुलाम हो गए। सबसे पहले भाषा और संस्कृति पर ही आक्रमण होता है, वो आक्रमण हुआ और हमने आत्मसमर्पण किया। अब ये समय आ गया, 75 साल बाद, 75 साल बाद ये अवसर आया है कि हम उस दिशा में सोचने लगे। अभी तक तो सोचते ही नहीं थे कि मातृभाषा में पढ़ाई भी होनी चाहिए। हाँ, एक पर्चा हिंदी का, एक पर्चा बांग्ला का, एक पर्चा मराठी का, मलयालम, तमिल, आ गया, ठीक है। बाकी पढ़ाई तो अंग्रेजी। और उसका सबसे जो नुकसान हुआ, वह नुकसान हुआ कि जो डॉक्टर संजय कुमार बोल रहे थे कि हम सबसे नीचे के पायदान पर आ गए। मैं बताता हूं कि अगर अपनी भाषा में काम किया होते तो जो डॉक्टर संजय कुमार जो सपना देख रहे हैं, और हम सब जो सपना देख रहे हैं कि हमारा भारत अमृत काल में
सर्वोच्च रैंकिंग में आ जाए, उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी, उसका प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अभी तो लोगों के मन में शंका है कि अगर हम हिंदी में या भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। ये किसी जर्मन व्यक्ति को, जापानी व्यक्ति के मन में ये शंका नहीं, ये शंका भारतीय मन में है। क्योंकि आगे की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है। तो हम अपने बच्चों को भारतीय भाषाओं में पढ़ाएं, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उसको पढ़ने पर नौकरी मिले। और मुझे बहुत इस बात की प्रसन्नता है कि इस दिशा में भी लगातार काम हो रहा है। भाषा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा कहा। चुनौतियां छोटी नहीं है, चुनौती कभी छोटी नहीं होती, चुनौती हमेशा बड़ी होती। और उस चुनौती का सामना करने के लिए बहुत ही संयम की जरूरत, बहुत ही बुद्धि की जरूरत। इसमें तलवार लेकर युद्ध करने से कोई फायदा नहीं, इसमें अपनी बौद्धिक क्षमता और विवेक का इस्तेमाल करना, क्योंकि बहुत विरोध आएगा, विरोध आ रहा है, विरोध आएगा। लेकिन अगर इस तरफ हम अपने शैक्षिक समुदाय के साथ एक सकारात्मकता से बढ़ते गए तो सारे विरोध एक दिन अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और लोगों को लगेगा कि हाँ, यही सही रास्ता है। अभी ड्राइवरलेस कार की बात कही डॉक्टर साहब ने, एक किस्सा या एक जुमला कहीं पढ़ा था मैंने कि एक कंपनी ने, आप लोगों ने भी सुना, एक कंपनी ने ड्राइवरलेस कार बनाया, उसकी प्रोग्रामिंग की। तो किसी ने पूछा कि भाई जो आपने प्रोग्रामिंग की है उसमें मान लीजिए कि आपके उस ड्राइवरलेस कार के सामने यह विकल्प आ जाए कि सामने स्कूल के छोटे छोटे बच्चे सड़क क्रॉस कर रहे हो तो उसको बचाए या सवारी की जान बचाए। आपको जान के आश्चर्य हो कि उस गाड़ी की प्रोग्रामिंग में यात्रियों की सुरक्षा का सबसे बड़ा महत्व था, यानी वो बच्चों को कुचल देगा। क्योंकि अगर बच्चों को बचाता है तो दाहिनी तरफ नदी है, उसमें उसकी गाड़ी गिर जाएगी। तो ये मानवता और ये सारे प्रश्न हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, लेकिन इसी के बीच हमें चलना है। और सबसे बड़ी बात कि एक हम लोगों को बड़े मंच पर, बड़े रूप में ये भी देखना है कि अभी भी भारत गांवों का देश है। गांवों की तरफ हम कितना देखते हैं, अभी भी हमारा देश वंचितों का देश है। हम उन वंचितों के लिए क्या इंतजाम करते हैं? शिक्षकों और अध्यापकों की बात कही, हम उनके लिए क्या करते हैं? ये सारे बड़े बड़े पत्थर हैं हमारे सामने, लेकिन हम एक एक पत्थर उठाते चले जाएंगे, अलग करते चले जाएंगे, रास्ता बनता जाएगा। और कितना भी बड़ा पहाड़ वो हमें रास्ता देगा। हम
कोई भी अवरोध पार करेंगे। और जो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना है, जिसका शीर्षक डॉक्टर साहब ने दिया है फाउंडेशन फॉर भारत 2047, ये अच्छा संकल्प है और इस संकल्प को भारत का हर नागरिक, हर बुद्धिजीवी और सबसे पहले हर एक अध्यापक को यह प्रण लेना चाहिए कि 2047 तक हम भारत को गुलामी से मुक्त कर देंगे और हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी पीढ़ी निर्मित करेंगे जो अपने आप पर गर्व करती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरा अनुरोध उन्होंने स्वीकार किया। और मैं आदरणीय कुलपति महोदय का भी आभारी हूं कि उनके निर्देशन में लगातार मैं ये काम कर पा रहा हूं। और अब हम बस 4 कदम दूर हैं 75 पर पहुंचने के लिए। उसके बाद भी अमृत काल में हमारा कार्यक्रम दूसरी तरह से जारी रहेगा। एक दूसरा फॉर्मेट हम बनाएंगे जो अगले 12 महीनों तक वो चलेगा और फिर उसके बाद हम लोग फिर एक कार्यक्रम बनाएंगे जो 12 महीनों तक चलेगा और ये कार्यक्रम चलता रहेगा, मैं रहूं ना रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय समकुलपति महोदय। आपकी भाषा संबंधी चिंता जो है हमेशा ही हम सबको दिखती है और मैं यहाँ पर यह कहने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा कि जब भी हम लोग किसी कार्य में अग्रसर होते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर हम लोगों को सदैव प्रोत्साहित करते हैं कि अपनी मातृभाषा में करने का प्रयास करें। और यह ऐसी आधार भूमि है जो कि अगर हम सब पकड़ के चलें तो वह दिन दूर नहीं जब हम फिर विश्व गुरु के स्थान पर खड़े होंगे। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर ने कहा कि उन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा व्याख्यान सबके सामने प्रस्तुत किया और आभार व्यक्त करता हूं और इस आशा के साथ कि हम अगर फिर याद करेंगे तो वो फिर हमारे बीच आएंगे और फिर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं विश्वविद्यालय के माननीय समकुलपति आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी जो हमारे केंद्र के निदेशक भी हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और आगे की जो पूरी एक योजना बन रही है उस योजना में हम इनके कुशल निर्देशन में काम करने के लिए सदैव तत्पर हैं और इस अमृत काल में केंद्र की ओर से और भी बहुत अच्छे कार्यक्रम होने हैं जो आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर के प्रोएक्टिव अप्रोच का ही नतीजा है। आदरणीय सर के निर्देशन में यह जो 75 व्याख्यान संपन्न होंगे, इनकी ई बुक भी बन रही है और उसको भी हम लोग बहुत जल्दी आप सबके सामने लाएंगे। तो मैं सर को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वविद्यालय के अन्य माननीय समकुलपतियों को भी नमस्कार करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं। विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक जिनके माध्यम से हम देश के कोने कोने से जुड़ते हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। अपनी तकनीकी टीम का आभार व्यक्त करता हूं और जो लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, इनके श्रोता और दर्शक जो आगे भी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमसे जुड़े रहें, उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब इस कार्यक्रम का समापन हम लोग राष्ट्रगान से करेंगे, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। संजय जी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान का संचालन करें।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।